हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप जैसा जानते हैं कि जोगटा एकेडमी जो है वो चंडीगढ़ के साथ साथ शिमला में भी है। और एक सूचना आपको पहले ही दे देते हैं कि चंडीगढ़ में जो हमारा एकेडमी है वहाँ पर एचएस का बैच 21 तारीख से आरंभ होने वाला है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ओपन है और आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बच्चों, हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं हिंदी को लेकर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाकी विषयों पर तो काफ़ी ध्यान देते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और हिंदी की जब वो तैयारी करते हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो वो एन समय पर करते हैं। यानी अगर कल या परसों है तो 2-4 दिन पहले से वो हिंदी करते हैं और यहीं पर आकर कई बार हमने ऐसा देखा है कि वो विद्यार्थी हिंदी में रह जाता है। तो इसी बात को देखते हुए जोगटा एकेडमी ने एक नई पहल शुरू की है। उसके अनुसार जो जोगटा एकेडमी है वो हर इतवार को हिंदी की एक वीडियो अपलोड किया करेगी। उसमें हम जो हैं वो हिंदी के सभी विषयों को क्रमवार बताएंगे। यानी सबसे पहले जो आता है हिंदी में वो बताएंगे और उसके बाद जो सारे विषय हैं उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को देखें और उस विषय की जानकारी अच्छे से लें और जब वो अपना पेपर दें यानी अपनी परीक्षा दें तो उस समय वो जो हैं एक ही जगह सारे मटेरियल यानी कि सारे विषय वस्तु और सारे टॉपिक्स को एक ही जगह पर देख लें। तो हम आज से वही सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम जो आपको बताएंगे वो बताएंगे भाषा के बारे में, क्योंकि भाषा ही है जहाँ से हमारी हिंदी आरंभ होती है। तो बच्चों, आदिकाल में मानव के पास भाषा नहीं थी, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं को, अपने भावों को, अपनी मन की बातों को बताता तो होगा ही। अब सवाल ये उठता है कि जब उसके पास भाषा ही नहीं थी तो वो क्या बताता होगा, कैसे बताता होगा। तो बच्चों, वो क्या करता था, वो अपनी बात को बताने के लिए या तो संकेत करता था यानी इशारा करता था, या फिर वो चित्र बनाया करता था। अब चित्र कैसे बनाता था? मान लीजिए उसको सूरज की बात करनी है तो वो किसी दीवार पर, किसी लकड़ी से, किसी कोयले से एक सूरज का चित्र बना देता था। या उसे मान लीजिए बुलाना होता था तो वो इशारा करता था इस तरह से। ये तो हम भी करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन बच्चों, ये दोनों ही माध्यम जो थे अपनी बात को रखने के लिए बहुत कठिन थे, क्योंकि हर भावों को बताने के लिए या हर विचार को बताने के लिए, मन की बात को बताने के लिए हर बार चित्र बनाना संभव नहीं था, पहली बात। दूसरा, हर बार जो है हो सकता है संकेत भी करना बहुत मुश्किल था। यानी ये दोनों ही माध्यम जो थे वो आदि मानव को के लिए काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन भाव तो अपने प्रकट करने ही थे। तो उसने क्या किया इसके लिए? उसने कुछ अपने मुंह से ध्वनियाँ निकाली और इन ध्वनियों में उसने अंतर कर दिया। यानी जो उसे कहना था वो उसके लिए कोई आवाज़ लगाता था, अपने मुंह से कुछ ध्वनि निकालता था। अब ध्वनि क्या है बच्चों? जो मुंह से निकल रही है और आप लोग सुन रहे हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो हमारा जो माध्यम है, जो मेरे शब्द हैं, वो आप तक कैसे पहुंच रहे हैं? ध्वनि के माध्यम से पहुंच रहे हैं। ये ध्वनि वायु में जा रही है, वो आपके कानों से टकरा रही है और आप जो है उस बात को सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार मानव ने क्या किया? ध्वनि अपनी कुछ अपने मुँह से ध्वनियाँ निकालनी शुरू करी और फिर धीरे धीरे यही ध्वनि जो थी वो उन्होंने शब्दों का रूप लिया। शब्दों के रूप के बाद यही शब्द जो थे वो छोटे छोटे जो थे वाक्य बने और फिर वो भाषा का रूप बन गया। तो हम अपनी जो आज का वीडियो ये आरंभ कर रहे हैं उसमें हम आपको भाषा ही पढ़ाएंगे। तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। भाष धातु से भाषा बना। इस भाष धातु का
अर्थ होता है स्पष्ट वाणी, भाषण, बोलना या कहना। भाष, ये देखो बच्चों यहाँ पे हलंत लगा है, तो आप सब जानते ही हैं कि जिस वर्ण के नीचे हलंत होता है वो हमारा आधा माना जाता है। तो भाष धातु है संस्कृत की, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी, बोलना, कहना या फिर भाषण। अब बहुत सरल शब्दों में हम आपको बताते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये एक साधन है। अब हमारे भाषा के भेद हैं। मान लीजिए आपको हमसे एक कैंची लेनी है, तो आप क्या करेंगे? आप या तो हमारी तरफ अपनी उंगलियां उठाएंगे और ऐसे संकेत करेंगे कि मैम दे दीजिए, और हम समझ जाएंगे कि आपको कैंची चाहिए, या आप सीधे आएंगे, मुंह से कहेंगे मैम एक कैंची दे दीजिए, हम भी समझ जाएंगे। या फिर आप क्या करेंगे, एक पर्ची पर हमें लिख कर देंगे कि मैम एक कैंची चाहिए, हम समझेंगे और आपको कैंची दे देंगे। यानी आपने अपने मनों की जो भाव हैं उनको 3 तरह से हमारे सामने प्रकट किया, एक संकेत करके, एक लिखकर और एक मुंह से कहकर। तो इसी के आधार पर हमारे भाषा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा, ये आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है यहाँ, फिर लिखित भाषा और फिर सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक को आप जानते ही हैं, यानी जो मुंह से बोल रहे हैं हम। तो मौखिक भाषा जो है, इसमें एक व्यक्ति अपनी बात कहता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसे सुनता है और फिर समझ जाता है। भाषा का ये जो मौखिक रूप है, ये 2 व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होता है, लेकिन सिर्फ मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर। अब मौखिक भाषा जो है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मौखिक भाषा की विशेषता क्या है कि इसके लिए 2 व्यक्तियों को आमने सामने होना पड़ता है, तभी ये भाषा प्रभावशाली बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई दूसरे कमरे में बैठा है और आप किसी दूसरे कमरे में बैठे हैं और आप वार्तालाप कर लेंगे। नहीं, अब देखिए ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके सामने हैं और आप इसे सुन रहे हैं, आप हमारे सामने हैं। तो जो ये मौखिक भाषा है, इसका जो सबसे बड़ी एक अच्छाई कहिए या विशेषता कहिए, वो ये है कि इस भाषा में को बहुत ही सरल और सहज तरीके से कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, समझ सकता है और वार्तालाप इसके द्वारा कर सकता है। कैसे वार्तालाप कर सकता है भाई? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अशिक्षित है, चाहे वो कभी विद्यालय भी नहीं गया है, लेकिन वो बातचीत तो कर ही लेता है ना। तो ये जो मौखिक भाषा है, इसके लिए बहुत शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। जो हमारे अशिक्षित बच्चे हैं या जो भी लोग नहीं स्कूल गए हैं कभी, जिन्होंने भाषा नहीं सीखी है, वो भी इसका प्रयोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक कमी भी है, वो ये कि ये भाषा का अस्थायी रूप है। यानी जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक है, जैसे ही बात समाप्त हुई ये रूप भी उसका समाप्त हो जाता है। लेकिन अच्छाई हमने आपको इसकी बता दी, बहुत सहज और सरल तरीके से कोई भी इससे में बात कर सकता है। तो भाषा का वह रूप जिसे एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा उसे सुनकर समझता है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसके लिए जैसे बच्चों, आप मान लीजिए दूरभाष पर बात करते हैं, यानी टेलीफोन पर बात करते हैं, तो आप बोलते हैं, आपका जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं वो उसे सुनता है और समझता है। इसी तरह से ये जो मौखिक भाषा है आपकी, ये जैसे आप रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें भी बोलने वाला बोलता है और सुनने वाले उसको सुनकर समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा रेडियो के कार्यक्रम हुए, हमारी अरे किस्से कहानियाँ हम लोग सुनाते हैं, वो भी हमारे जो मौखिक भाषा है उसी का रूप है। अब हमारी आती है लिखित भाषा। तो लिखित आप समझते हैं भाई, लिखित यानी लिखा हुआ।
तो ये जो भाषा है इसमें एक व्यक्ति जिसे हम कहते हैं वक्ता और सुनने वाले को हम कहते हैं श्रोता, ये आप समझ लीजिए। तो लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखता है, लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करता है, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो वो हमारा लिखित भाषा का रूप होता है। अब लिखित भाषा की जो एक विशेषता है वो ये है कि ये हमेशा स्थायी रहती है, यानी लिखित भाषा का रूप जो है वो स्थायी है। आपने जो एक बार लिख दिया वो आपकी नोटबुक पर आ गया। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ है ना, ठीक है, जब हम इसको ऑफ करेंगे स्मार्ट बोर्ड को, लेकिन जब मैं इसको फिर से ऑन करूंगी तो ये हमारा फिर से ऐसे का ऐसा ही लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि ये लिख रखा है। तो लिखित रूप जो है वो भाषा का स्थायी रूप है। एक बार आपने लिख दिया वो फिर नहीं समाप्त होता है। लेकिन इसके लिए दोनों ही व्यक्तियों को पढ़ा लिखा यानी वर्तनी, व्याकरण, वर्ण, इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी वो इस लिखित भाषा का प्रयोग कर सकता है। अगर उसको लिखना ही नहीं आ रहा है तो वो क्या लिखेगा, ठीक है। इसके लिए जैसे आप मान लीजिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो वो उसमें जो है वो भाषा का, लिखित भाषा का ही रूप इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई कहानी पढ़ी तो वो लिखी हुई होती है, आप उसे पढ़ते हैं, या फिर पत्र आप लिखते हैं तो पढ़ने वाला उसको पढ़ता है। तो लिखित भाषा के अंतर्गत पत्र, आपकी लिखी हुई कहानी, लेख, समाचार पत्र, वो सब आते हैं, यानी लिखित भाषा का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जो पत्र लिखता है वो पढ़ा लिखा होगा, यानी शिक्षित होना इसके लिए जरूरी है। अब हमारी आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसा नाम से ही आप समझ रहे हैं, संकेत पर आधारित होती है। इसमें एक व्यक्ति या जो व्यक्ति अपने मन के भावों को बताना चाहता है वो अपने हाथों की मुद्राओं से, वो अपने इशारों से, संकेतों से अपनी बात बताता है। जैसे आपने देखा होगा कि चौराहे पर एक यातायात का पुलिस वाला खड़ा रहता है जो संकेत से ही सबको अपनी बात बताता है। जैसे उसने अगर ऐसा किया तो समझ जाते हैं हम कि भाई हमें रुकना है, ऐसे उसने किया ये संकेत तो इसका मतलब है कि अब आप चले जाइए। जैसे एक ऐसा बालक जो बोलना नहीं जानता वो भी अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करता है, संकेत की भाषा से करता है। कैसे, बच्चा है, रो रहा है, उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा जब, तो माँ समझ जाती है कि ये भूखा है, यानी उसने रो कर संकेत दे दिया कि मैं भूखा हूँ। इस भाषा में एक कमी ये है कि ये भाषा सब लोग प्रयोग नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर जो हमारे बधिर होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, वो इन संकेतों का भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये भाषा जो है वो सबके लिए मान्य नहीं है। संकेतों की भाषा एक विशेष भाषा होती है, उसके लिए आपको संकेत सीखने पड़ते हैं। तो इसमें दोनों ही व्यक्तियों को वो संकेतों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये भाषा बिल्कुल बेकार है। मतलब ये भाषा किसी भी तरह से उपयोग नहीं की जा सकती। तो क्योंकि इस भाषा को सब लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए ये भाषा जो है हमारे चलन में नहीं है। ये विशेष व्यक्तियों के लिए ही इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात ये कि इस भाषा की कोई भी व्याकरण नहीं होती, इसलिए इसे व्याकरण में शामिल नहीं किया गया है। तो क्योंकि इस भाषा को हमने व्याकरण में यानी सांकेतिक भाषा को हमने व्याकरण में नहीं शामिल किया है, तो हमारे पास मुख्य रूप से भाषा के दो भेद रह जाते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। जैसा अभी हमने बताया, मौखिक उसमें वक्ता मुंह से बोलता है और श्रोता उसे सुनकर समझता है। लिखित भाषा अभी हमने बताया कि एक लिखता है, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, जिसके अंतर्गत जैसे हमने बताया आपका पत्र आता है और तार आता है, और इसके अलावा लिखित कहानियाँ होती हैं, लेख होते हैं, समाचार पत्र होते हैं। तो हम कहेंगे कि भाषा के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से दो हैं जो हमारी भाषा में शामिल है। इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। इस भाषा का हम व्याकरण ना होने की वजह से अध्ययन नहीं करते। अब है कि ये जो भाषा है ये
हिंदी भाषा हमारी जो है ये बहुत ही हमारी वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक हमने इसको क्यों कहा, या इस भाषा को वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भाषा जो है वो सूत्रों पर आधारित है। बिल्कुल जिस तरह से आपके विज्ञान के फॉर्मूले होते हैं, हिंदी में हम सूत्र कह रहे हैं उसको, वैसे ही हमारी इस भाषा के भी सूत्र हैं। एक भी सूत्र इधर से उधर हमने किया, हमारी भाषा गलत हो जाती है, इसलिए हमने इसको वैज्ञानिक भाषा कहा। तो जैसे हमने आपको बताया कि मौखिक भाषा है, तो इसका ये हमने देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, मौखिक भाषा जब वक्ता अपनी बात को बोलकर और श्रोता उसकी बात को सुनकर समझता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब इसके उदाहरण भी हमने यहाँ दिए हुए हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का आपसी वार्तालाप, रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम हम बता चुके हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है हमने, तो वो देख लीजिए आप। और इसके अलावा दूरभाष पर बात, जैसे टेलीफोन पे बात करना। और इसकी विशेषता हमने बताई कि अशिक्षित भी जो है वो बड़ी आसानी से इसको बोल और समझ सकता है। ये भाषा का अस्थायी रूप है, यानी अभी हम अपनी बात खत्म करेंगे और भाषा हमारी खत्म हो जाएगी। जब श्रोता और वक्ता दोनों आमने सामने होते हैं तब ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ बात करें और कोई बाहर हमारी बात सुने, तो फिर बात में जो है वो इतना ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, यानी इतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आमने सामने होने पर ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये फिर लिखित भाषा यहाँ पर आ गई, जैसे जब कोई अपने विचारों को लिखकर और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वो लिखित भाषा होती है। इसके लिए हमने आपको अभी बताया, तार है, पत्र है, समाचार पत्र है, लेख है, कहानी आदि हैं, और ये भाषा का स्थायी रूप है। एक बार लिख दिया आपने, फिर ये बिल्कुल नहीं मिटेगा। और लिखित भाषा का प्रयोग करने के लिए भाषा के वर्ण, वर्तनी और व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। यानी शिक्षित लोग जो हैं वो जरा पत्रवत लिख लेंगे, वो अपने कहानी, किस्से, लेख वगैरह लिख लेंगे, और जो पढ़े लिखे होंगे, जिनको पढ़ना आता होगा, वही उसको पढ़ के समझ सकेगा। इस भाषा के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले का आमने सामने होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने पत्र लिख दिया, पत्र उसके पास पहुंच गया और वो उसको पढ़ लेगा। तो जो पत्र लिख रहा है और जो पढ़ेगा या समझेगा, उनका आमने सामने होना अनिवार्य नहीं है। अगर आमने सामने है तो वो तो फिर वार्तालाप ही कर लेंगे, तब वहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अब ये सांकेतिक भाषा हम वैसे तो बता चुके हैं आपको, पर ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। जब वक्ता अपनी बात को अपने हाथों से के संचालन, भाव, मुद्रा और संकेतों से बताता है और सामने वाला उसके संकेतों को समझता है, तो ये भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे अभी उदाहरण बताया था आपको, चौराहे पर खड़ा यातायात का सिपाही हाथ से संकेत करता है। इसकी विशेष बातें जो हैं, तो जैसे गूंगे और बहरे लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सबके लिए मान्य नहीं है, क्योंकि हम बोल सकते हैं तो हम तो मुंह से बोलेंगे। इसकी अपनी कोई व्याकरण नहीं होती है, इसलिए व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इस दृष्टि से हम भाषा के 2 ही मुख्य रूप मानते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। अब मौखिक और लिखित भाषा को हमने आपको समझा दिया है। अब जो है ये लिपि हम आपको समझाएंगे कि लिपि क्या होती है, क्योंकि इसके बिना तो भाषा का एक तरह से देखा जाए तो हम उसे लिख ही नहीं सकते। तो लिपि जो है, लिपि का अर्थ होता है भाषा को लिखने का ढंग, यानी लिखने का तरीका। अब जैसे ये आप देखिए यहाँ पर ला है, तो इसको हमने इस तरह से लिखा है, यहाँ पर आप भी इसी तरह लिखते हैं। ऐसे प है, उसको ऐसे लिखा गया है। तो ये जो लिखने का तरीका है वही हमारी लिपि कहलाती है। यानी हर भाषा के लिखने का तरीका अलग होता है, और किसी भी भाषा को लिखने का ढंग जो है वो हमारी लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। ये जो एक है, ये केवल ये वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ण लिखा हुआ है इस तरह से, ये वर्ण देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब अगर हमारे पास लिपि नहीं होगी तो फिर हम उस भाषा को लिखित रूप नहीं दे सकते, फिर हम सिर्फ बोलकर ही अपनी बात करेंगे।
अब जो ये हमारी भाषा है, इसके दो भेद हमने आपको बता दिए, लिखित और मौखिक। अब यही जो भाषा है इसके विविध रूप हैं, यानी इस भाषा को हमने अलग अलग तरीके से रूप दे दिया है। कैसे? सबसे पहले हम आपको बताएंगे मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे जो शिशु है या हम लोग हैं सबसे पहले अपने परिवारजनों से या अपनी माता से सीखते हैं। भाषा का वह रूप जिसे बालक अपनी माता परिवारजन से सीखता है। अब जैसे आप हैं, आपने जन्म लिया, अभी आपने सिर्फ ध्वनि ही सीखी है, बोलना आपको नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? घर में जो कुछ सुनेंगे अपनी माता से, अपने दादा से या अपने बहन भाइयों से, बड़े से, उसी शब्द को आप बोल लेंगे और बिल्कुल वैसे ही बोल लेंगे। तो वही हमारी जो होती है सबसे पहले जिसे हम सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। इसके लिए आपको किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती, ये घर पर ही आप परिवारजनों से सीख लेते हैं। ये भाषा जो है वो अनुसरण से सीखी जाती है। अनुसरण से कैसे? जैसे आपके घर में बोला जाएगा बिल्कुल वैसे ही आप उसको सीख जाएंगे और वैसे ही उसका उच्चारण कर देंगे। हम कह सकते हैं कि जन्म लेता है मनुष्य, उसके बाद जब वो बोलने के लायक होता है और तब वो जो शब्द बोलता है या जो भाषा बोलता है वही हमारी मातृभाषा होती है। जन्म लेते ही तो बच्चा बोलेगा नहीं, उसके लिए उसे 2-2.5 साल चाहिए। तो वो तब तक अपने जो उसके परिवारजन हैं, उसकी माँ है, उसके दादा दादी हैं, बहन भाई हैं, जो भी उसके परिवार के अंदर हैं, वो जो बोलते हैं उनको वो सुनता है और सीखता है। तो यही भाषा हमारी मातृभाषा होती है। इसकी खास बात ये है कि ये अनुसरण से सीखी जाती है। आपके आसपास जैसा वातावरण होगा आप वैसी ही भाषा भी सीख सकते हैं, बड़े आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है राजभाषा। अब जैसे आप नाम से ही जान रहे हैं, राज तो शाब्दिक अर्थ इसका है राजकाज, ठीक है। तो राजकाज की वह भाषा, अर्थात जो भाषा देश के सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग होती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। सरकारी जितने भी हमारे कार्यालय हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग होता है वो हमारी राजभाषा होती है। अब किसी किसी राज्य में तो बिल्कुल पूर्ण रूप से हिंदी ही है और किसी किसी राज्य में हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है। अब हमारी आती है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्र आप जानते हैं देश को कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, अर्थात जो भाषा पूरे देश में मान्य होती है, जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है, वो हमारी राष्ट्रभाषा होती है। अब चाहे कोई हिमाचल में रह रहा है, कोई तमिलनाडु में रह रहा है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उत्तराखंड में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, वो सब हिंदी बोलते भी हैं और समझते भी हैं। तो अब जो हमारा देश है उसमें लगभग सभी जगह पर हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा जो सब लोग, देश के सभी लोग जिसका प्रयोग करते हैं। फिर हमारी आती है संपर्क भाषा। तो जो भाषा किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में प्रयोग की जाती है जिनकी मातृभाषा अलग अलग होती है, अर्थात जिनकी मातृभाषा अलग होने पर वे जिस भाषा में वार्तालाप करते हैं, जिस भाषा के द्वारा वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो संपर्क भाषा कहलाती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आंध्रा में रहता है, तो उसके घर में या उसके आसपास जो है वो तेलुगु बोली जाती होगी। अब जो हिंदी भाषी है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं या उत्तराखंड के हैं, वहाँ पर हिंदी है, दिल्ली है वहाँ पर हिंदी है, तो उनकी मातृभाषा हिंदी है और उसकी तेलुगु है। लेकिन तेलुगु वाला और हिंदी वाला दोनों आपस में जो है वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो जिस भाषा में वो करते हैं आदान प्रदान, वो भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। यानी दोनों आपस में वार्तालाप तो कर लेते हैं, लेकिन दोनों की मातृभाषा बिल्कुल अलग होती है। मान लीजिए कोई
पहाड़ी व्यक्ति की भाषा पहाड़ी है तो वो अपने घर में तो पहाड़ी बोलेगा, लेकिन दूसरे के सामने, या मान लीजिए वो दिल्ली चला गया तो वहाँ जब वो जाएगा तो वहाँ पर वो पहाड़ी नहीं बोलेगा, वहाँ पर या तो वो अंग्रेज़ी में बात करेगा या हिंदी में बात करेगा और दूसरा व्यक्ति उस बात को समझेगा। तो जो उनके संपर्क का यानी वार्तालाप का जो माध्यम हुआ वो उनका हुआ मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी जो है वो वहाँ पर संपर्क भाषा का काम करेगी। फिर है मानक भाषा। मानक भाषा का वो रूप होता है जिसको समस्त क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है, जिसे उस क्षेत्र के शिक्षित, गुणीजन, शिक्षाविद और जो सभ्य समाज है, शिष्ट समाज है, वो इसको स्वीकार करते हैं, यानी जिसे मान लिया जाता है। मानक का अर्थ है मान लेना, यानी जिस भाषा को स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ यही भाषा है, वो हमारी मानक भाषा होती है। ये भाषा का आदर्श रूप होता है। आदर्श रूप क्यों होता है? क्योंकि जितना भी प्रशासन का कार्य होता है, लेखन का कार्य होता है, वो सब इसी आदर्श रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी जिस भाषा के जिस रूप में ये सब शिक्षा का माध्यम हो या फिर प्रशासन हो या फिर लेखन हो, जिस भाषा में इसको किया जाता है तो वो भाषा का मानक रूप होता है। क्योंकि हमारे जो शिक्षाविद हैं, हमारे जो विद्वान हैं, भाषाविद हैं, जो हमारे गुणीजन हैं, हमारा सभ्य समाज है, वो सब इस भाषा को स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, यही ठीक है और यही भाषा सही है। तो जिसे सब स्वीकार कर लेते हैं वो हमारा मानक, वो हमारी मानक भाषा होती है। जो हमारा शिक्षा का माध्यम है वो भी मानक भाषा के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए मानक भाषा सबके द्वारा मान ली जाती है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि जो हमने ये भाषा, उसके भेद और जो विविध भाषाएं के नाम बताए हैं या विविध भाषाओं के बारे में आपको बताया है, वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हमने अपनी 2 वीडियो डाली थी जोक्टा एकेडमी के माध्यम से ही, या यूँ कहिए कि जोक्टा एकेडमी ने ही हमारी 2 वीडियो और डाली थी, जिसमें एक हमने HAS का प्रश्न पत्र पर चर्चा की थी और दूसरा हमने नायब तहसीलदार यानी NT के प्रश्न पत्र पर चर्चा की थी। उसको बहुत प्यार आपका मिला है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत जल्द हम दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।